हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन के जर्नल एंट्रीज में आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 8000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब फर्म पे करेगा, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश या रियलाइजेशन टू बैंक। दूसरा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹10,000 वो पेड बाय अ पार्टनर। कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेगा तो फर्म उसके कैपिटल को उतने रुपए से क्रेडिट करेगा। फर्म का लाइबिलिटी वो पे कर दिया, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार, यानी वर टू बी बॉन्ड बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म, यानी पे करना था तुषार को, फर्म उसके बिहाफ में पे कर दिया। तो फर्म किसी पार्टनर के बिहाफ में पे कर दिया तो एंट्री करेगा तुषार्स कैपिटल टू कैश। फर्म तुषार के बिहाफ में रियलाइजेशन का पेमेंट किया, तो अगर किसी पार्टनर के बिहाफ में देते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, एंट्री होगा तुषार्स कैपिटल टू कैश। लग रहा जैसे तुषार को पैसा दिए। नेक्स्ट देखो, लिखता है सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। तो सुरेश को रेम्युनरेशन दिए, रेम्युनरेशन देने का एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है वीरू अ पार्टनर वॉज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। तो पहले उसको रेम्युनरेशन मिलना है और उसको सारा रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर करना है। रेम्युनरेशन उसको मिलना है, उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वीरूज कैपिटल 15,000 और सारा एक्सपेंसेस इसी को बेयर करना है। अब लिखता है एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। तो वीरू को एक्सपेंसेस बेयर करना था लेकिन फर्म पे कर दिया, तो फर्म पे किया ऑन बिहाफ ऑफ वीरू। तो फर्म वीरू के बिहाफ में पे किया, तो एक एंट्री और करेंगे वीरूज कैपिटल टू कैश ₹20,000। उसको रेम्युनरेशन मिला वो अलग है और उसके बिहाफ में एक्सपेंस फर्म पे किया वो अलग है। ये दोनों हमेशा आप अलग अलग रखिएगा, कंफ्यूजन कम होगा। बुक में एक एंट्री कंपाउंड एंट्री किया तो कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म, 10,000 were to be borne by a partner and balanced by the firm. रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 फर्म पे कर दिया, 10,000 पार्टनर को बेयर करना था, यानी फर्म पार्टनर के बिहाफ में पे कर दिया और बाकी फर्म को बेयर करना था, यानी फर्म का खर्च सिर्फ 5,000 है, बाकी 10,000 तो पार्टनर के बिहाफ में फर्म पे किया। तो जो फर्म का खर्चा उसके लिए रियलाइजेशन डेबिट होगा, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टोटल पैसा गया 15,000, 10,000 फर्म पार्टनर के बिहाफ में पे किया तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेगा। तो रियलाइजेशन डेबिट होगा 5,000 से जो फर्म का खर्चा है, 10,000 पार्टनर के बिहाफ में पे किया, नाम नहीं दिया था तो पार्टनर्स कैपिटल लिख दिए। टोटल पैसा गया 15,000, तो 15,000 से कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है गौरी अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। गौरी को रेम्युनरेशन मिला, इसका एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू गौरीज कैपिटल 25,000, सारा एक्सपेंसेस उसको बेयर करना है। फर्म पे कर दिया 5,000 रुपए, यानी फर्म गौरी के बिहाफ में पे किया, तो एंट्री एक और करेंगे गौरीज कैपिटल टू कैश 5,000। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखता है एल अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वॉज गिवन अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। एल को रेम्युनरेशन मिला तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वो पेड बाय द पार्टनर एम। फर्म का एक्सपेंस को पार्टनर पे कर दिया तो पार्टनर के कैपिटल को उतने रुपए से क्रेडिट करेंगे, एंट्री होगा रियलाइजेशन टू एम्स कैपिटल। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज है 5,000, कुछ नहीं लिखा तो फर्म ही पे किया होगा, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। नेक्स्ट है पी अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 7,000। तो पहले इसका एंट्री कर लो, उसको रेम्युनरेशन दे दो, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल 7,000। फिर लिखता पी अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पी बोला कि वो सारा डिसोल्यूशन एक्सपेंस बेयर करेगा। एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 4,000 और वो पी अपने पास से पे कर दिया, तो पी बोला वो बेयर करेगा और पी अपने पॉकेट से पे भी कर दिया, तो फर्म को फिर इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक्चुअल एक्सपेंस के लिए फर्म के यहां कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। एन अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 9,000। तो n को रेम्युनरेशन मिलेगा 9,000, इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन टू एन्स कैपिटल।
फिर लिखता है एन अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ 4000 जो फर्म पे कर दिया, तो फिर इसके लिए एंट्री करेंगे एन्स कैपिटल टू कैश क्योंकि फर्म एन के बिहाफ में पे कर दिया। फिर हम बोलेंगे आप इसको 2 एंट्री में कीजिएगा, कंपाउंड एंट्री में मत पड़िएगा। नेक्स्ट देखो, क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जिसके लिए उसको रेमुनरेशन मिला 18,000, तो रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल 18,000। क्यू अग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज इज रेमुनरेशन। अब ये गड़बड़ हो गया, लिखता है क्यू को रेमुनरेशन मिलना चाहिए, हम लोग एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, लेकिन उसको हम लोग कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो स्टॉक टेक ओवर कर लिया एज रेमुनरेशन। देखो आप इसको इस तरह से समझो कि जब हम लोग उसको कमीशन देते हैं एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और क्यूज कैपिटल क्रेडिट होता है। फिर वो स्टॉक ले लिया, तो स्टॉक लेने के लिए एंट्री करते हैं क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो पहला कमीशन का एंट्री हुआ रियलाइजेशन डेबिट टू क्यूज कैपिटल, और स्टॉक लेने के लिए हुआ क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो यहां क्यू कट जाएगा तो बचेगा रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, और फिर रियलाइजेशन भी कट जाएगा तो उसका कोई जर्नल नहीं होगा। यानी ये कमीशन के लिए अगर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया तो फिर उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे, कमीशन या रेमुनरेशन एक ही बात है। फिर लिखता है स्टॉक ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर है, तो ये तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि सारे एसेट्स को पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इस पॉइंट का कोई एंट्री नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, लिखता है एक्स वाई पार्टनर है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर चुके हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्स लोन वॉज अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ₹40,000, तो एक्स का लोन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लोन है, मतलब लोन का हम लोग को पेमेंट करना होता है, तो एंट्री करते हैं एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन फिर लिखता है कि वो एक एसेट टेक ओवर कर लिया, तो एक्स के लोन को पेमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं टू कैश, लेकिन यहां पैसा नहीं लिया, वो एसेट ले लिया। अब एसेट रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे एसेट्स को तो पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके उसका वैल्यू 0 कर लेते हैं। तो एक्स लोन को पेमेंट करना था, तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा क्योंकि पैसा नहीं दिए, तो यहां एसेट्स दे रहे हैं, और एसेट्स जब जाता है तो उसके लिए रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, तो एंट्री होगा एक्स लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड एट ₹20,000, half of which was handed over to an unrecorded liability of 30,000 in settlement of a claim of 18,000। यानी एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसका आधा यानी 20,000 का आधा हुआ 10,000, 10,000 का एसेट को किसी लाइबिलिटी को हम लोग दे दिए 18,000 के सेटलमेंट में। यानी कोई क्रेडिटर था जो 18,000 पाता था, वो 10,000 का एसेट ले लिया इन फुल सेटलमेंट, और कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी एसेट्स लेता है तो उसका कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है। तो 30,000 का टोटल लाइबिलिटी था, जिसमें 18,000 का लाइबिलिटी तो एसेट ले लिया, उसका एंट्री नहीं होगा। 12,000 का लाइबिलिटी बच गया तो उसको पेमेंट करेंगे, तो जो 12,000 के लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे उसके लिए एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश 12,000, और 10,000 का स्टॉक या एसेट्स जो भी हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग बेचे तो लिखता है 80% पैसा मिला, रिमेनिंग हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, तो 80% में बेच दिए, एंट्री होगा कैश टू रियलाइजेशन 8,000। नेक्स्ट है रमन अ क्रेडिटर टू हुम 25,000 वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 18,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रमन एक क्रेडिटर था जो एक कंप्यूटर ले लिया, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड से फर्क नहीं पड़ता है, 16,200 में लिया, 10% डिस्काउंट में लिया, तो 16,200 उसको दिए, उसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर दिए। बच गया 8,800 का क्रेडिटर, उसको हम लोग कैश में पेमेंट किए, तो 8,800 जो कैश पेमेंट किए उसका एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश 8,800। नेक्स्ट है सुधीर एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 40,000 एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल ऑफ 20,000 एट 25,000। तो एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, वो अनरिकॉर्डेड व्हीकल ले लिया। फिर वही बात, क्रेडिटर रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो फर्क नहीं पड़ता है, एसेट्स रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है उसका कोई एंट्री नहीं होता है, फिर उसको कैश पे किए, इसका एंट्री होगा। तो 40,000 का क्रेडिटर जो है 25,000 में मेरा व्हीकल ले लिया, बच गया 15,000, उसको पे किए कैश में, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश 15,000। फिर है देयर वाज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी था जो अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। लास्ट पॉइंट है
फर्नीचर ऑफ 20,000 एंड गुडविल ऑफ 30,000 वर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। किसी एसेट्स के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, नो एंट्री। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।